नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक दरबारी इतिहासकार के नजरिए से मध्यकालीन सैन्य रणनीति के विकास को समझेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के छात्रों के लिए एक मुकम्मल स्टडी गाइड है जो खिलजी साम्राज्य की सैन्य ताकत का सटीक और प्रामाणिक विश्लेषण करेगी। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस अध्ययन के 6 प्रमुख अध्याय हैं: खिलजी सत्ता परिवर्तन, निरंकुश राजतंत्र का निर्माण, स्थायी युद्ध मशीन, विजय और क्षेत्रीय विस्तार, मंगोल खतरे से बचाव और अंत में इसे चलाने वाला आर्थिक इंजन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, खिलजी सत्ता परिवर्तन यानी पुराने सरदारों का तख्ता पलट। 1290 की उस खिलजी क्रांति को याद कीजिए। इसने दिल्ली सल्तनत की राजनीति को सचमुच हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, जो पिछला गुलाम वंश था उनका साम्राज्य मुख्य रूप से सिर्फ सिंधु गंगा की पट्टी तक ही सीमित था, मतलब एक बहुत ही सीमित भूगोल। लेकिन खिलजी वंश के आते ही बाजी पूरी तरह पलट गई। सत्ता पुराने तुर्की सरदारों के हाथों से खिसककर नए अफगान तुर्क गुट के पास आ गई और नतीजा एक इतना विशाल अखिल भारतीय विस्तार जिसने पहली बार उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को एक ही साम्राज्य की छतरी के नीचे ला खड़ा किया। यह महज एक बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ी भौगोलिक और सैन्य क्रांति थी। अब आते हैं अध्याय 2 पर, निरंकुश राजतंत्र का निर्माण और दरबार को कुचलना। देखिए, गद्दी हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना वो बिल्कुल अलग खेल है। अलाउद्दीन खिलजी ने संभावित विरोधियों को कुचलने के लिए एक बेहद सख्त खुफिया और राज्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। जो सरदार बागी थे उनकी संपत्तियां फौरन जब्त कर ली गईं। सुल्तान की इजाजत के बिना कोई भी सामाजिक समारोह या मेलजोल बिल्कुल वर्जित था। यहां तक कि शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। और सबसे खौफनाक था उनका जासूसी नेटवर्क। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों तक को जासूस बनाकर पूरे शहर में फैला दिया था। अब इसका सीधा असर यह हुआ कि जब सरदार आपस में मिल बैठ ही नहीं सकते थे तो वे सुल्तान के खिलाफ कोई भी बगावत या साजिश रचने की सोच भी नहीं सकते थे। बढ़ते हैं हमारे तीसरे अध्याय की ओर, स्थायी युद्ध मशीन यानी सेना में आई एक बहुत बड़ी क्रांति। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये आंकड़ा, 5 लाख सैनिक। अलाउद्दीन की सत्ता और उसके इतने बड़े साम्राज्य विस्तार का असली इंजन उसकी यही सेना थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी सुल्तान ने एक स्थायी सेना, जिसे हम परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं, वो तैयार की थी। इससे पहले क्या होता था? युद्ध के समय किसानों को इकट्ठा किया जाता था, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था अब खत्म। और सबसे अहम बात, इन लाखों सैनिकों को सीधे नकद वेतन दिया जाता था, वो भी एडवांस में। इस एक कदम ने सेना की वफादारी को पूरी तरह से सुल्तान की मुट्ठी में कर दिया। सेना को पेशेवर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कुछ बेहतरीन सामरिक सुधार भी किए गए। सबसे पहले आरिज़ मुमालिक नाम से एक पूर्णकालिक सेना मंत्री नियुक्त किया गया, जिसका काम ही सिर्फ सीधी भर्ती करना था। दूसरा बड़ा बदलाव था दाग प्रणाली। इसमें घोड़ों को दागा जाने लगा ताकि युद्ध के वक्त कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अच्छे घोड़ों को कमजोर घोड़ों से बदल ना सके। और तीसरा था हुलिया प्रणाली, जहां हर एक सैनिक का विस्तृत विवरण और उसका हुलिया रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने लगा। इन सख्त सुधारों ने यह तय कर दिया कि युद्ध के मैदान में सेना हमेशा उच्च मानकों पर ही खरी उतरे। अलाउद्दीन का ये भी मानना था कि इस दुनिया को जीतने के लिए उसे मोहम्मद साहब के 4 खलीफाओं की तरह 4 बेहतरीन सेनापतियों की जरूरत है। यहां हम उन 4 प्रमुख कमांडरों को देख सकते हैं। उत्तर भारत की सामान्य विजय की जिम्मेदारी उलुग खान के पास थी। नुसरत खान ने गुजरात जैसे महत्वपूर्ण अभियान संभाले। वहीं उत्तर पश्चिम सीमा पर खतरनाक मंगोलों से निपटने का जिम्मा जफर खान का था। और दक्षिण भारत के इस अभूतपूर्व विस्तार का नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर ने, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि उसे गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, विजय और क्षेत्रीय विस्तार, उत्तरी अभियान और दक्षिणी कराधान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है और कैसे इस विशाल सेना का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप पर छा जाने के लिए किया गया। उत्तर भारत के अभियान बेहद तेजी से हुए। 1299 का गुजरात अभियान देखिए, जहां राजा करणदेव को हराया गया। फिर 1301 में शक्तिशाली हम्मीरदेव के खिलाफ रणथंबोर की वो भीषण 3 महीने लंबी घेराबंदी। और उसके बाद 1303 में राणा रतन सिंह के खिलाफ चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक 6 महीने तक चलने वाली घेराबंदी। इन खौफनाक घेराबंदियों के दौरान हमें मध्यकालीन टोटल वॉर या पूर्ण युद्ध की वो क्रूर वास्तविकता देखने को मिलती है।
रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ जैसी जगहों पर जब राजस्थाना राज्यों को ये साफ हो गया कि सैन्य हार अब बिल्कुल निश्चित है, तब उन्होंने शाका और जौहर का रास्ता अपनाया। ये अंतिम रक्षात्मक बलिदान था, जहां पुरुषों ने केसरिया पहनकर युद्ध भूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और महिलाओं ने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजनीतिक समझ कितनी गहरी थी। उत्तर भारत के लिए रणनीति एकदम साफ थी, प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण, यानी जीते गए राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेना। लेकिन विंध्य पर्वत के पार, जो दूरस्थ और सांस्कृतिक रूप से अलग दक्षिण भारत था, वहां की रणनीति एकदम अलग थी। वहां उसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा, मतलब पराजित राजाओं को भारी वार्षिक कर या टैक्स देने की शर्त पर उनका राज्य वापस सौंप दिया गया। अब रुख करते हैं हमारे 5वें अध्याय का, मंगोल खतरे से बचाव, साम्राज्य की रक्षा। ध्यान दीजिए, इतनी विशाल सेना सिर्फ साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं थी, बल्कि राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए भी ये नितांत आवश्यक थी। 1297 से लेकर 1306 के बीच दिल्ली पर मंगोलों के लगातार और बेहद भयानक आक्रमण हुए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व का संकट था। इससे बचने के लिए अलाउद्दीन ने सिरी फोर्ट का निर्माण कराया, जो एक अभेद्य राजधानी साबित हुई। सीमा सुरक्षा के लिए खास तौर पर जफर खान को तैनात किया गया और दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए क्रूर मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी सहारा लिया गया, जहां पकड़े गए मंगोल दुश्मनों के सिर काटकर सिरी के किले पर लटका दिए गए, ताकि भविष्य में कोई दिल्ली की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न करे। और अब हमारा अंतिम अध्याय, आर्थिक इंजन, युद्ध मशीन की फंडिंग। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 लाख सैनिकों की इस विशाल स्थायी सेना को नकद वेतन देने का खर्च आखिर आ कहां से रहा था। इस प्रशासनिक स्टडी गाइड पर जरा गौर करें तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार के ये जो कड़े नियम बनाए गए थे, वो असल में एक सैन्य फंडिंग रणनीति का हिस्सा थे। सुल्तान ने हर एक चीज के दाम तय कर दिए और बिचौलियों को बाजार से पूरी तरह खत्म कर दिया, ताकि सैनिकों का खर्च कम से कम रहे। इसके लिए दीवाने रियासत नाम का एक पूरा केंद्रीय विभाग बनाया गया। बाजारों पर पैनी नजर रखने के लिए शहनाई मंडी नाम के खुफिया अधिकारी लगाए गए, और हां, विदेशी व्यापारियों को नुकसान ना हो इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी गई। इसके साथ ही कृषि कर को बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया गया, ताकि गांव से आने वाले राजस्व का अधिकतम हिस्सा सेना के काम आ सके। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हमें इन रणनीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। क्या आंतरिक विद्रोहों और लगातार मंडराते मंगोल खतरों से सल्तनत को बचाने के लिए ये चरम बाजार नियंत्रण और पूर्ण सैन्य तानाशाही वाकई एक प्रभावी और जरूरी कदम थे? मध्यकालीन युग में एक साम्राज्य के इतने बड़े विस्तार और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उस समय के समाज ने असल में क्या कीमत चुकाई? इतिहास के इस क्रूर लेकिन बेहद दिलचस्प पन्ने पर विचार करना निश्चित रूप से